हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेस आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और कंटेंट भी इसका उम्दा क्वालिटी का रहता है। टीचर्स बहुत एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ाते भी हैं और आपको समझ भी आता है। तो जब सब कुछ इतना अच्छा है तो हमारे साथ बने रहिए। आते हैं आज के वीडियो पर। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी, ये इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 2। इसके काव्य खंड का अध्याय है 3, जहां पर इस अध्याय में हमारे सामने 2 कविताएं प्रस्तुत की गई हैं। पहली कविता है यह दीप अकेला और दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। ये दोनों ही कविताएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा लिखित थी। इस कविता का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और वन शॉट रिवीजन कर लिया है। यानी बेसिकली एक तरीके से हम देखें तो हमने ये कविता पूरी तरीके से समझ ली है कि इस दोनों कविताओं में क्या है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मोड में आने वाले हैं। मतलब दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन दोनों की प्रैक्टिस करना हमारे लिए निहायत ही आवश्यक है। तो हम आज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे इस अध्याय के, यानी कि दोनों ही कविताओं के हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास में प्रश्न आ रहा है वो है यह दीप अकेला कविता के कवि का क्या नाम है? कौन है इस कविता के कवि? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु खरे या अज्ञेय जी? तो यहाँ पर कौन है? हमारे घा हमारा सही होगा अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? अब यहाँ 2 कविताएं हैं। तो पहली कविता यह दीप अकेला, ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? स्कंद गुप्त से, कार्नेलिया के गीत से, बावरा अरेही से या त्रिशंकु से? तो ये कविता ली गई है बावरा अहेरी से ली गई है। ये इनका काव्य संग्रह है, उसमें से ये कविता हमको हमारे पाठ में प्रस्तुत करी गई है। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? दीप को किसका प्रतीक बताया गया है? व्यक्ति का, समाज का, देश का या अपने कुल का? तो किस चीज का प्रतीक है वो? अगर आपने कविता पढ़ी हुई है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने इसको देखा हुआ है, तो आपके समझ में बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ये प्रतीक है व्यक्ति का। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत एक्चुअल में सार्थक कब होता है? समाज से, मनुष्य से, कवि से या इनमें से कोई नहीं? तो गीत की सार्थकता जुड़ी होती है मनुष्य से। कैसे मनुष्य से जुड़ी होती है? भाई गीत जब तक लिखा हुआ है तब तक वो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब तक कोई मनुष्य उसको गाएगा नहीं वो गीत बनेगा ही नहीं। इसलिए उसकी सार्थकता कब किससे जुड़ी है? मनुष्य से। जब वो उसे गाता है तभी उस गीत में सार्थकता आती है। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान के चरणों का अमृत इनमें से क्या नहीं है? कई चीजें बताई थी ना, तो उसमें क्या नहीं है? दूध, घी, मक्खन या शहद? तो भगवान के चरणों का अमृत जो नहीं है वह है मक्खन। देखिए उसमें शहद भी बताया था, पय दूध भी बताया था, घृत यानी घी भी बताया था। तो ये सब बताया था, लेकिन मक्खन नहीं बताया गया है। यह दीप अकेला पाठ में पनडुब्बी किसके लिए प्रयोग किया गया? सॉरी, पनडुब्बा किसके लिए प्रयोग किया गया? मोती के लिए, मछली के लिए, व्यक्ति के लिए या समाज के लिए? तो ये प्रस्तुत किया गया है व्यक्ति के लिए। अर्थात पनडुब्बा अर्थात गोताखोर जो है, जब वो समुद्र की अथल गहराइयों में जाकर निकालता है, तो पनडुब्बा क्या होता है? एक व्यक्ति होता है। तो वो क्या है, जब मोती को निकालता है तभी मोती अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पनडुब्बा से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति से के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा गाता गीत में कौन सा अलंकार है? गाता गीत में कौन सा अलंकार है? आप यहाँ पर देख रहे हैं गाता का गा और गीत का गी। तो यहाँ पर क्या है? गा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो कौन सा अलंकार है जिसमें जो है वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है? मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? तो ये अलंकार होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, अज्ञेय जी ने बूंद के माध्यम से किसके जीवन को सार्थक बताया है?
कि बूंद के, जो उन्होंने दूसरी की कविता है उसे बूंद के माध्यम से वो किसको बता रहे हैं, किसका जीवन सार्थक है, जानवरों के जीवन को, मनुष्य के जीवन को, अपने जीवन को, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने ये बताया है मनुष्य के जीवन को, अर्थात मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो एक साधारण परिपाटी से निकलकर अपने उच्च कर्मों को अंजाम देता है। जिस प्रकार बूंद जो है वो समुद्र से बाहर आती है और कुछ पल के लिए ही सुनहली हो जाती है। तो सुनहली कैसी हो रही है, वो उसने कर्म किया, अर्थात वो उस समाज से उठकर, उस समुद्र से उठकर ऊपर आई, तभी तो सूरज का प्रकाश उस पर पड़ा। उसी तरह मनुष्य भी अपने कर्मों द्वारा जब बाकी समाज से ऊपर उठता है तो वो चमक जाता है। कविता में बूंद को कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, या सागर के लिए? तो बूंद को जो प्रयोग किया है वो है मनुष्य। बूंद क्या है, एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत है। सागर से कवि का क्या आश्रय है, जो सागर की बात करी गई वो उसका क्या कहना चाहते हैं, वो मनुष्य है, विराट है, समाज है, या पानी है? तो यहाँ पर उन्होंने सागर के लिए क्या बोला है, वो विराट है। कैसा है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर उन्होंने उसे समाज तो बताया है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए विराट शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उन्होंने उसको समाज नहीं बोला, उसको क्या बोला है, विराट बोला है। मतलब विराट मनुष्यों का समूह है, उसमें से वो बूंद जो है निकलकर सामने आई है। अज्ञेय का मूल नाम क्या है, उनका जो बेसिक नाम है वो क्या है? क्योंकि अज्ञेय तो उनकी उपाधि मिली हुई है, तो मूल नाम उनका क्या हुआ? हरिओम सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, सुधीर कुमार अज्ञेय, या अज्ञेय हीरानंद? तो उनका नाम क्या है, जैसा हमने बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन उनका मूल नाम है। अज्ञेय का जन्म तथा मृत्यु के उचित क्रम का चयन कीजिए, अर्थात किस सन में उनका जन्म हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर पैर में आपके सामने दो दो सन दिए गए हैं। जो प्रथम सन है वो हमारा उनका जन्म का है, उसके बाद वाला मृत्यु का है। तो क्या है, का है 1705 से 1779, 1825 से 1911, 1915 से 1997, 1911 से 1987। तो सही अगर क्रम देखा जाए तो वो है हमारा 1911 से 1987, ये हमारा सही क्रम है। अर्थात उनका जन्म हुआ 1911 में और उनका जन्म हुआ 1987 में। लेखक के दिए गए जन्म स्थान का उचित क्रम बताइए, मतलब उनका जन्म कहाँ पर हुआ, रामनगर, वाराणसी, कुशीनगर या हल्द्वानी? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ है कुशीनगर में। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन करें, अर्थात जो एक व्यक्ति एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए जो सही एक शब्द होगा वो क्या होगा? यायावर, घुमक्कड़, खाना बदोश या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो व्यक्ति हमेशा विचरण में रहता है उसके लिए हम ये सारे ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो यानी कि उसको हम बोलते हैं यायावर प्रवृत्ति, घुमक्कड़ व्यक्तित्व, खाना बदोश जीवन। तो हम ये जो भी मतलब इसके साथ देखिए हमने अलग अलग शब्द लगाए हैं, तो जो भी आप शब्द लगाते हैं उसके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? उन्होंने किस समाचार पत्र को स्थापित किया था? हंस पत्रिका, सरस्वती, दैनिक भास्कर या दिनमान? तो अज्ञेय जी ने स्थापित किया था दिनमान पत्रिका को। अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है? मतलब त्रिशंकु जो उनकी रचना है वो किस विधा में लिखी गई? हमने बताया हिंदी साहित्य के ये जो हैं हमारे दो खंड होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। इन सभी में विधाएं अलग अलग होती हैं। जैसे गद्य खंड में कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। उसी तरीके से काव्य खंड में आपकी कविताएं हैं, गीत हैं, चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, ये सब आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है भाई हमको बताना है। तो त्रिशंकु कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या कविता है? तो त्रिशंकु क्या है, वो एक निबंध है।
कविता में कवि ने दीप किसे कहा है, किसको वो दीप बोल रहे हैं, आदमी को, दीपक को, उपरोक्त दोनों या सम्मान को। तो यहाँ पर उन्होंने जो दीप बोला है वो बोला है आदमी को। एक अकेला मनुष्य, अकेला दीप क्या हुआ, वो अकेला मनुष्य हुआ। लेकिन जब वही दीप पंक्तियों में रखा है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाज के अंतर्गत वो आ जाता है। स्नेह का उचित विकल्प होगा, स्नेह का उचित विकल्प क्या है, अश्रु, प्रेम, तेल या सम्मान। तो जो है वो है तेल। क्या दिया है, जो तेल, दीपक में जो तेल होता है वो क्या है, मनुष्य के अंदर स्नेह की तरह होता है। दीप पंक्ति को दे दो से कवि का क्या तात्पर्य, उन्होंने कई जगह ये चीज बोला है, दीप पंक्ति को दे दो। तो इस कविता के माध्यम से वो हमको बताना क्या चाह रहे हैं, दीपकोत्सव मनाना, दीपक की पंक्ति बनाना, पंक्ति में दीप को जलाना, व्यक्ति को समूह में शामिल करना। तो उन्होंने क्या बोला है, इसके माध्यम से वो बोलते हैं कि व्यक्ति को आप समूह में शामिल कर लीजिए, अर्थात उसे अकेला नहीं छोड़िए। क्यों, क्योंकि उसके जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज है, उससे समाज को फायदा हो सकता है और समाज द्वारा वो मनुष्य भी ग्रोथ को प्राप्त कर सकता है, यानी कि उसे भी उन्नति प्राप्त हो सकती है। समिधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। समिधा क्या होती है, हवन सामग्री, समाधि, लकड़ी या मीठे पकवान। तो समिधा से तात्पर्य होता है हवन सामग्री। जो हवन किया जाता है उसमें जो है एक सामग्री इस्तेमाल होती है जो बहुत प्रकार की अलग अलग चीज़ों से जो है संग्रहित करके बनाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, समिधा कहलाती है। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है, क्यों उन्होंने बोला है कि ये स्नेह भरा है और गर्व भरा, ऐसा शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, व्यक्ति के अहम भाव के कारण, यानी अहंकार के भाव के कारण, दीप जलने के कारण, दीप में शक्ति उत्पन्न होने के कारण या राष्ट्र हित के कारण। तो उन्होंने जो स्नेह भरा, गर्व भरा बोला है वो बोला है व्यक्ति के अहम भाव के कारण। क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जब अहंकार होता है तो वो समूह में शामिल नहीं होता, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो जब तक वो अकेला है सभी उसको अहंकारी ही बोलेंगे, इसीलिए कवि ने भी उसको क्या बोला है, अहंकार, गर्व भरा, मदमाता। गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है, संगीत, गायन, वादन या उत्सव से। तो गीत की जो सार्थकता है वो जुड़ी है गायन से। वो तभी सार्थक है जब वो गाया जाएगा, जब तक वो लिखा है तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है, जब तक वो गायन में नहीं आ जाता है। एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है, एक बूंद में कविता का संबंध किससे बताया जा रहा है, ईश्वर से, जीवन से, व्यक्ति से या क्षण भंगुरता से। तो यहाँ पर जीवन कैसा बताया गया है, बताया गया है क्षण भंगुर। कहने का तात्पर्य बस सेकेंड्स का ही खेल होता है, अर्थात इस इतने विराट संसार में हमारा जीवन सिर्फ एक क्षण भंगुर के समान ही है, कुछ समय के लिए, अर्थात वो समय हमें क्या करना है, सही तरीके से अपने कर्मों को करना है। कवि ने जीवन को कैसा माना है, अमर, नश्वर, क्षणभंगुर या दीर्घायु। तो उन्होंने जीवन को कैसा माना है नश्वर। क्यों, क्योंकि भाई जो व्यक्ति ने जन्म लिया है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा, वो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम सभी की काया क्या है, नश्वर है ना, हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेगी, ये भी एक दिन इसकी भी काया, हमारी भी काया नश्वरता को प्राप्त करेगी, ये भी नष्ट हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ पर कवि ने जीवन को नश्वर बताया, अर्थात ये एक न एक दिन जाकर समाप्त हो ही जाएगा। एक बूंद किसका प्रतीक है, समुद्र, नदी, तालाब या मनुष्य का। तो एक बूंद प्रतीक है मनुष्य का। कृति का क्या तात्पर्य है, कृति का मतलब क्या होता है, भाग्यवान, कुशल, उपरोक्त दोनों या बहुतों में एक। तो यहाँ कृति से जो तात्पर्य है वो है दोनों, यानी कि भाग्यवान और कुशल व्यक्ति ही क्या कहलाता है, कृति। यानी कि जैसे क्या बताया गया था, गोताखोर को कृति बताया गया, अर्थात वो भाग्यवान है। क्यों, क्योंकि उसे अपने भाग्य से मोती मिलती है अतल गहराई में, और कुशल है अर्थात वो अपने काम को करने में कुशल है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि वह कृति, यानी कि वो इतनी बहुमूल्य चीज को निकालकर समुद्र की गहराइयों से हमारे सामने लेकर आता है।
पनडुब्बा का अर्थ क्या है? गोताखोर, एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है, उपरोक्त दोनों या पानी के भीतर चलने वाली नाव। तो पनडुब्बा से तात्पर्य यहाँ गोताखोर से भी है, और ये एक पक्षी भी होता है, जल पक्षी यानी कि पानी पे रहने वाला, जो एकदम अपनी चोंच के सहारे समुद्र के पानी को चीर के अंदर जाएगा और उसके अंदर से मछली को निकाल कर ले आता है, मछली पकड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। समिधा का क्या अर्थ है? त्यागा हुआ, उठी हुई बाह वाला, यज्ञ की सामग्री या स्वयं पैदा हुआ। तो समिधा से तात्पर्य है यज्ञ की सामग्री। आयुतः से क्या तात्पर्य है? 10,000 की संख्या, असंबद्ध है, पृथक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आयुतः से जो है ये सभी तात्पर्य, यानी कि 10,000 की संख्या को भी आयुतः के बोलते हैं, असंबद्ध को भी आयुतः बोलते हैं और पृथक को भी आयुतः बोलते हैं। तो तीनों का ही मतलब एक ही होता है। प्रकृत से क्या तात्पर्य है? प्रकृत जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका क्या तात्पर्य होता है? प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के अनुरूप, स्वाभाविक, उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो होगा सही वो है, ये सारे ही सही हैं। अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न होता है उसे तो हम प्रकृत कहते ही हैं, साथ ही प्रकृति के अनुरूप यानी कि जो नेचर है उसी के साथ हम काम करें वो प्रकृत हुआ, और स्वाभाविक यानी नेचुरल चीज जो है उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रकृत बोलते हैं। अवलंब बाहु से क्या तात्पर्य है? भाग्यवन, ब्रह्मा, अमृत रूपी पवित्र दूध या उठी हुई बाह वाला। तो यहाँ अवलंब बाहु से तात्पर्य है उठी हुई बाह वाला, यानी कि जो बाह को उठाकर खोले हुए है उसको बोलते हैं अवलंब बाहु। सॉरी, उलंब बाहु। उलंब बाहु का क्या मतलब हुआ? उठी हुई बाहें। कवि के अनुसार पंक्ति में शामिल करने से दीप का क्या बढ़ जाता है? अगर हम जो है दीप को पंक्ति में शामिल कर लें तो क्या चीज बढ़ेगा? महत्ता, सार्थकता, उपरोक्त दोनों या शक्तियां। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जब उसे हम पंक्ति में शामिल करेंगे तो उसकी शक्तियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ये आप ऐसे समझो कि व्यक्ति जब तक अकेला है उसके अंदर सारी सब कुछ चीजें हैं, लेकिन वो आप उनको इन्हेंस नहीं कर सकता, उनको बढ़ा नहीं सकता। लेकिन जब समाज में आता है तो वो अपनी इन सारी खूबियों को दिखाता है और धीरे धीरे उसमें जो है बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो खामियां हैं वो समाज के लोग उसकी निंदा करके उसके अंदर से निकालने लगते हैं। भाई जो निंदा करेगा तो वो व्यक्ति अपने अंदर से वो बुराइयों को निकालता जाएगा और धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने किसकी क्षणभंगुरता की व्याख्या की है? किसकी क्षणभंगुरता की व्याख्या कर रहे हैं वो? समुद्र की, व्यक्ति की, समाज की या बूंद की? तो उन्होंने यहाँ पर जो व्याख्या करी है वो बूंद की क्षणभंगुरता की व्याख्या करी। अगर देखिए यहाँ पर किसकी व्याख्या करी है? बूंद की करी। अगर वो बूंद के जरिए किसकी क्षणभंगुरता की व्याख्या कर रहे हैं तो वहां हम क्या बोलेंगे? मनुष्य की। अज्ञेय का बचपन कहाँ पर व्यतीत हुआ? लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर और जम्मू, उपरोक्त दोनों या कुशीनगर? तो इनका जो जीवन है, इनका जो बचपन है वो लखनऊ और श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर व्यतीत हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय को 4 वर्ष जेल और 2 वर्ष नजरबंद क्यों रहना पड़ा? क्या कारण था कि उनको 4 वर्ष जेल में रहने पड़े और 2 बार उन्हें जो है नजरबंद रखा गया था? पहला ऑप्शन है आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण, यानी कि उन्होंने कोई अपराध किया था इसलिए सरकार ने उनके साथ उनको ये पनिशमेंट दी। दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए, अर्थात उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया इसलिए सरकार ने उन्हें ये पनिशमेंट दी थी। तीसरा है सरकार द्वारा गलत आरोप लगाया गया था, उनको जो है किसी चीज़ के संबंध में गलत आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था और फिर वहाँ से निकलने के बाद उन्हें 2 वर्ष नज़रबंद कर दिया गया था। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब यहाँ पर जो सही कारण है वो क्या है? उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, अर्थात उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, इसलिए उन्हें 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रखा गया था।
नेक्स्ट है अगेन ने कौन कौन सी साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने बहुत सारी साप्ताहिक पत्र और पत्रिकाएं यानी कि जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं उनका संपादन किया। वो कौन कौन सी हैं भाई? नवभारत टाइम्स और दिनमान, सैनिक और विशाल, भारत प्रतीक और नया प्रतीक, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही क्या है? उपरोक्त सारी ही जो है आपके जितने भी नाम दिए गए हैं सारे ही पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के द्वारा संपादित प्रत्येक सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित होती थी? क्या होता था? वो हर सप्ताह एक सप्तक निकालते थे, तो उसमें कितने कवियों की कृतियां शामिल होती थी। तो जैसे अगर आपने पकड़ लिया होगा तो नाम से ही ये चीज निकल आती है, 5, 10, 7 या 12। तो सप्ताह में जो सप्तक निकलता था उसमें 7 कवियों की कृतियां शामिल होती थी। अगेन एक कविता के अलावा साहित्य की और कौन सी विधाओं में लेखन कार्य किया है? अर्थात उन्होंने कविताएं तो लिखी हैं लेकिन इसके अलावा साहित्य की और कृतियों में भी उन्होंने कार्य किया है। जैसे हमने अभी उनकी 2 कविताएं पढ़ी, तो इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी विधाएं में काम किया है? उपन्यास और यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी ही विधाओं में कार्य किया है, अर्थात उन्होंने उपन्यास भी किए हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और आलोचनाएं भी लिखी हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सारी ही विधाओं में उन्होंने कार्य किया है। आगे के कुछ उपन्यासों के नाम बताइए। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं तो कुछ उपन्यास आपसे पूछे गए। कौन कौन से हैं देखिए, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही नाम जो हैं उनके उपन्यास, अगेय जी के उपन्यास के नाम हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी जो है वो अगेय जी के उपन्यास है। अगेय को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? उन्हें कौन से? भाई उन्होंने इतनी सारी रचनाएं करी हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारतीय सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इनको ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न के साथ इस पाठ के सभी प्रश्न हमने करा दिए। तो यहाँ पर MCQs हमने जितने निकाल सकते थे हम लेकर आए, लेकिन तब भी हम आपसे एक बार बोलेंगे कि जब भी आपका टेस्ट या एग्ज़ाम पड़े आप कविता को अच्छे से समझिए, उस कविता को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए, आप कवि को देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस MCQs के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप जो है हमारे चैनल पे आकर फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारा ही जितना भी स्टडी मटेरियल है 100% फ्री मिलता है। हम किसी भी तरह के कूपन की सेल नहीं करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, सभी कुछ टोटल जितने वीडियोज़ हैं सभी आपको 100% फ्री मिल रहे हैं। आप जो है हमारे इन वीडियोस को आप YouTube पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये टोटली अरेंज वीडियोस मिलेंगे, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, जिनमें आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम है। इन सभी पे जुड़कर आप डेली अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारी ये पूरे चैनल की जानकारी थी। आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।